Hello friends, welcome to my channel. In today's video our topic is cost of capital. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी WACC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इन टुडेज वीडियो आवर टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। सो व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है? डिविडेंड, क्योंकि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं? डिविडेंड। पर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता था, उनको एक फिक्स्ड स्पेसिफाइड रेट पे डिविडेंड मिलता था। अगर प्रॉफिट होगा तो उनको उस स्पेसिफाइड रेट पे डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर के केस में अगर प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसा बचा तो जितना भी पैसा बचा है वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। सो अब इस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को पता लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में ये 5 मेथड जिससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स पता लगा सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट अप्रोच है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है, इसको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल मेक्स एन एजम्पशन दैट द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर। यानी ये जो अप्रोच है उसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो डिविडेंड है वो एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम फॉर एवर, यानी हमेशा सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। Cost of equity share capital is computed by dividing the expected dividend by market price per share। यानी हम expected dividend, कितना dividend मिल सकता है, डिवाइड कर देंगे market price per share से, तो आ जाएगा हमारा cost of equity share capital। So cost of equity यानी KE निकालने का फॉर्मूला क्या होगा डिविडेंड प्राइस अप्रोच से? D यानी डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0 का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे निकालेंगे? डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट ऑफ प्राइस ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट आती है अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। Advocates of this approach correlate the earnings of the company with the market price of its share। जो फर्स्ट अप्रोच हमने पढ़ी डिविडेंड प्राइस अप्रोच, उसमें क्या था, हम एक्सपेक्टेड डिविडेंड को डिवाइड करते थे मार्केट प्राइस पर शेयर से। लेकिन अर्निंग प्राइस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम अर्निंग्स को डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर से। सो इसीलिए दिस अप्रोच कोरिलेट अर्निंग्स विद द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर। Accordingly, the cost of equity share capital would based upon the expected rate of earnings of the company। यानी cost of equity share किस पे based रहेगा? rate of earnings पे। This approach assumes that earning per share will remain constant forever। First approach में क्या था, dividend per share constant forever था। लेकिन second approach क्या है, earning approach, तो इसमें earnings per share जो है वो हमेशा constant रहेगी, ऐसा हम assume करके चलेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एज इट इज़ डिविडेंड वाला, बस चेंज क्या हो गया, डी की जगह ई आ गया, यानी डिविडेंड पर शेयर की जगह अर्निंग्स पर शेयर आ गया। कैसी अर्निंग्स? करंट अर्निंग्स पर शेयर। और पी मार्केट प्राइस शेयर पर शेयर। सो के निकालने का फॉर्मूला क्या है अर्निंग्स प्राइस अप्रोच से? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। नेक्स्ट ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल। इसमें हम क्या करेंगे, एज पर द अप्रोच रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी जिस रेट से डिविडेंड ग्रो कर रहा है हर साल, जैसे आज 5 रुपये डिविडेंड दिया, 5 रुपीज़ पर शेयर, नेक्स्ट ईयर 6 रुपीज़ पर शेयर दिया, तो यहाँ पे ग्रोथ जो है ये कांस्टेंट रहेगी फॉर एवर।
यानी हर साल जितनी परसेंट ऐड होगा उतना ही हमेशा हर साल होता चला जाएगा आगे के सालों में। वेयर अर्निंग्स, डिविडेंड्स एंड इक्विटी शेयर ऑल ग्रो एट द सेम रेट। ग्रोथ तो कांस्टेंट रहेगी, पर अर्निंग्स और डिविडेंड और इक्विटी शेयर प्राइस ये सब सेम रेट पे ग्रो करते चले जाएंगे इस अप्रोच में। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, D1 यानी D0 1 + G, यानी D0 में ऐड कर दिया ग्रोथ, तो आगे हमारा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एंड D1 डिवाइडेड बाय P0, P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, एंड G का मतलब कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट ग्रोथ करेगा हमेशा, ऐसा एज्यूम करेंगे हम इस मॉडल में। तो तभी इसका फॉर्मूला हो गया D1 डिवाइडेड बाय P0 + G, इससे हमारा निकल जाएगा KE। सो ये था हमारा ग्रोथ मॉडल। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर दे रखी है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है ये हमने कॉस्ट ऑफ डेट वाले वीडियो में सीखा था, अभी फिर बता देता हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है जितना पैसा हमें मिल रहा है आज के टाइम में, जैसे ही कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो उसको जितना भी पैसा मिलेगा उसमें से हम लेस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका जितना भी इशू से रिलेटेड खर्चा होता है वो हम लेस कर देते हैं, क्योंकि नेट हमारे पास कितना पैसा आया, हमने शेयर इशू करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल लगा दिए पैसे, तो हमें जितना इक्विटी शेयर इशू करके जितना भी पैसा मिला है उसमें से हमको वो लेस करना पड़ेगा, क्योंकि नेट तो हमारे पास P0 - F ही आएगा ना। तो ये है कॉन्सेप्ट फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर का। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। एक कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड दिया है पर शेयर पे, ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच है लास्ट ईयर, यानी ये डिविडेंड जो है ये P0 है। P0 का मतलब होता है लास्ट ईयर का डिविडेंड जो है। अब D1 का क्या मतलब होगा, अगर उसमें हम ग्रोथ ऐड कर देंगे तो इस साल का एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा। सो ये है कॉन्सेप्ट D0 और D1 का। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस पर शेयर इज़ 55। सिंपल सा क्वेश्चन है। D1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है 1 पर शेयर उसमें ग्रोथ ऐड कर दीजिए 10%, तो कितना आ गया 1.1। 1.1 डिवाइडेड बाय 55 जो हमारा P0 है, प्लस 0.1 G यानी। तो अब इसमें आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये 0.1 और यहाँ पे भी 0.1 ग्रोथ 2 बार क्यों ऐड हुई। इसका जवाब ये है, एक ग्रोथ ऐड हुई है D0 में यानी डिविडेंड में, और दूसरी ग्रोथ ऐड हुई है आने के लिए, और एक जो ओवरऑल होती है 0.1। सो इस फॉर्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12%, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। अब अगर क्वेश्चन में ग्रोथ दे नहीं रखी हो तो ग्रोथ निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है जिसका नाम है B/R। B मतलब अर्निंग रिटेंशन रेशियो, यानी कंपनी ने जितना भी पैसा एक साल में अर्न किया है उसमें से जितना भी उसने रिटेन करके रखा है। आपको पता हो कंपनी जितनी भी अर्निंग्स होती है उसमें से कुछ पोर्शन डिविडेंड दे देती है और कुछ पोर्शन रिटेन करके रखती है, तो जितना पोर्शन रिटेन करके रखा है वो है B, एंड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, यानी रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जो जितना भी फंड हमने इन्वेस्ट करके रखा है उस पर रेट ऑफ रिटर्न क्या है। सो उसी से निकलती है हमारी ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ कब होगी, जब कंपनी अपना पैसा रिटेन करके रखेगी और उसको इन्वेस्ट करेगी किसी रेट पे, तभी ग्रोथ निकलेगी। तो यही फॉर्मूले के रूप में समझाया हुआ है B/R, यानी कंपनी ने कितना पैसा रिटेन करके रखा है और उस पर कितनी रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट करके रखा है कंपनी ने पैसा। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा G, यानी ग्रोथ रेट। प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। जैसा कि मैंने बताया, ऐसा पोर्शन ऑफ अर्निंग्स जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, पर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं गया एज ए डिविडेंड, वो कंपनी में रिटेन करके रखा गया है, तो उसको कहते हैं अर्निंग रिटेंशन। नेक्स्ट है हमारी रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है, ये सिंपल सी अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच
The average rate of return realized in the past few years is historically regarded as expected return in the future. यानी आज तक जितना भी हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिला है उसको अगर मतलब पास्ट फ्यू ईयर्स में जितना भी हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिला है और उसी को अगर हम उसी रेट को लेके चलें तो आगे हम फ्यूचर में निकाल सकते हैं कि हमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। तो वही हमारा आ जाएगा रियलाइज यील्ड अप्रोच में। यानी आज तक जितना भी हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिला उसी को फ्यूचर में ले जाके हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दें और फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दें। तो इसे कहते हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। यानी हमें कितना एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से रिटर्न, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैसे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन यही है, जो इन्वेस्टर्स जो हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उन वो जो एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यही है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में भी। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यानी CAPM अप्रोच। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आपको सोचना पड़ेगा। इट डिस्क्राइब्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न फॉर सिक्योरिटीज़। ये रिस्क और रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। रिस्क दो तरह के होते हैं, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन से। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, वो इलेक्ट्रिसिटी में भी है, ऑयल एंड क्रूड इंडस्ट्री में भी है, टेक्नोलॉजी में भी है, IT सेक्टर में भी है और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी है। तो अगर एक सेक्टर किसी भी तरह से या किसी भी एक्सटर्नलिटीज से डैमेज हो जाए यानी उसका बिज़नेस फ्लॉप हो जाए तो वो कभी कंपनी बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि उसका रिस्क कम है, क्योंकि उसने डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो डाइवर्सिफिकेशन से जो रिस्क कम हो जाए उसको हम कहेंगे अनसिस्टमेटिक रिस्क। एंड सेकंड रिस्क है सिस्टमेटिक रिस्क। ये ऐसा रिस्क है ये एलिमिनेट नहीं कर सकते हम बाय डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि ये जो है हमारे हाथ में नहीं होता। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता एक कंपनी का ओनर इन्फ्लेशन के बारे में, या गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसी कोई भी नई पॉलिसी आ गई तो हम ऐसे रिस्क को कंट्रोल तो कर नहीं सकते। या इंटरेस्ट रेट जो RBI की रहती है या बैंक्स की रहती है उसको भी हम कंट्रोल कर नहीं सकते। तो ये होते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। और अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर CAPM। अब CAPM का फॉर्मूला देख लेते हैं। KE इक्वल्स टू RF यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जो हम FDs में या बॉन्ड्स में जितना भी इंटरेस्ट हमें मिलता है वो होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो एक इक्विटी शेयर होल्डर कम से कम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो चाहेगा ही, और प्लस उसको और भी ज़्यादा रिटर्न चाहिए होगा क्योंकि वो रिस्क ले रहा है साथ में। तो एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उसको इक्विटी शेयर होल्डर को, प्लस बीटा का मतलब होता है चेंज इन मार्केट का जो रिलेशन होता है चेंज इन शेयर प्राइस से, उसको कहता है बीटा। यानी मार्केट के चेंज होने से शेयर कितना चेंज हो रहा है उस चीज़ को हम कहेंगे बीटा। ब्रैकेट में आ जाएगा RM यानी मार्केट में जो रिटर्न है, माइनस RF क्या? वही रिस्क फ्री रेट ऑफ सिक्योरिटीज़। और इस पूरे को ये जो ब्रैकेट में है RM माइनस RF, इसको कहा जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। यानी मार्केट में जो रिस्क लेने मतलब रिस्क की जो इंटरेस्ट रेट होती है, यानी RM पूरी मार्केट की प्राइस जिसको हम FD के ऊपर मानते हैं, क्योंकि FD में जितना पैसा लिया है, जितना इंटरेस्ट मिला है हमको, उससे ज़्यादा हमें मार्केट में अगर पैसा लगाएंगे तो मिलेगा। तो जितना भी मार्केट में लगाया और उसमें से RF यानी रिस्क फ्री लेस कर दें तो जितना बचेगा उसको हम कहेंगे मार्केट प्रीमियम। यानी एक्स्ट्रा कितना मिला हमें FD का इंटरेस्ट हटा के। तो ये है इसका फॉर्मूला, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF। ये होता है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसको कॉन्सेप्चुअली समझें तो ये है एक शेयर होल्डर कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करेगा। एक उसको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो मिले कम से कम, प्लस वो जो रिस्क ले रहा है यानी बीटा को हम रिस्क भी कह सकते हैं। बीटा जो वो ले रहा है तो उसको अगर इंटू करेंगे मार्केट रिस्क प्रीमियम से तो पूरी रिस्क की रेट भी आ जाएगी।
तो एक रिस्क फ्री चाहिए प्लस उसको एक्स्ट्रा भी चाहिए रिस्क लेने के लिए, क्योंकि वो जो रिस्क बेयर कर रहा है उसके लिए भी उसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो उसको अगर ऐड करेंगे रिस्क फ्री में तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका भी एक क्वेश्चन लेंगे हम। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट इक्वल्स टू 10%, यानी एफडीज पे या बॉन्ड्स पे रेट है 10%। द फर्म्स बीटा इक्वल्स टू 1.75 एंड द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 15%। बीटा है 1.75, यानी 1.75 टाइम्स का मतलब जितना मार्केट चेंज होगा उससे इनटू कर देंगे अगर 1.75 उतना शेयर प्राइस चेंज होगा। ओके, ये एडवांस लेवल है, ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो आपको डायरेक्ट पुट करना है ये वैल्यू को। मैं तो कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ कि बीटा का मतलब क्या होता है। बीटा का मतलब होता है जित मार्केट चेंज हो रहा है उससे उसके इफेक्ट से शेयर प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसे ये 1.75 क्या, अगर मार्केट 1 रुपये से चेंज हुआ यानी 1% से चेंज हुआ तो शेयर प्राइस 1.75% से चेंज होगा। ये होता है मतलब बीटा का। अब फॉर्मूले में कंपोनेंट्स रख देते हैं। RF 0.10 यानी 10%, बीटा 1.75, RM दे रखा है 15%, रिस्क ऑन रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 0.15 माइनस 0.10 यानी रिस्क फ्री। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 18.75% जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, जो लगभग इक्विटी शेयर जैसा ही है, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर जैसा ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी में जो रिटेन अर्निंग होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर की होती है, तो उसकी कॉस्ट भी इक्विटी शेयर्स जितनी ही होगी लगभग। द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज ऑफन यूज्ड एंड इंटरचेंजेबली विद द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जैसा मैंने कहा। एज cost of retained earnings is nothing but the expected return of the shareholders from the investment in shares of the company. Cost of equity, cost of retained earnings interchangeably हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों लगभग एक ही होते हैं और इनके फॉर्मूलाइज भी लगभग एक होंगे। कुछ चेंज होगा वो मैं बताऊँगा अभी। Formula used for the calculation of cost of retained earnings are same as formulas used to calculation of cost equity. कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला सेम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। KR यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स को निकालने के लिए डिविडेंड प्राइस मेथड जो हमने पढ़ा था D/P, अर्निंग प्राइस मेथड और EPS/P, ग्रोथ मेथड D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। एज इट इज़ सेम फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, बट कुछ चेंज है वो मैं बताता हूँ। बट फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ KE निकालने के लिए हम P की जगह क्या रखते थे, नेट प्रोसीड्स रियलाइज्ड या इशू प्राइस लेस फ्लोटेशन कॉस्ट। हम रखते थे नेट प्रोसीड्स रियलाइज, मतलब हमें कितना पैसा हमारी जेब में आ रहा है। पर KR निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, करंट मार्केट प्राइस। बस इसके अलावा फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ इसी का चेंज है। वो भी इसलिए है क्योंकि नेट प्रोसीड रियलाइज्ड कब होगी, जब हम इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स, तब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। लेकिन रिटेन अर्निंग्स में तो ऐसा कुछ है नहीं, हम शेयर्स तो इशू कर रहे नहीं है, कंपनी में तो पैसा पड़ा है। कंपनी में पैसा पड़ा है तो हम करंट मार्केट प्राइस लेंगे जो अभी चल रही है शेयर की प्राइस। सो ये था कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। इसका एक फॉर्मूला ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। D0 4.19 यानी लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो ये है। P0 यानी मार्केट प्राइस ये है 50, ग्रोथ है 5%। तो अब हम फॉर्मूला रख सकते हैं। सबसे पहले D0 को D1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है, हमें चाहिए एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी D1। तो D1 कैसे निकलेगा, 4.19 प्लस 5% कितना आ जाएगा, जितना भी इसमें रखेंगे हम, डिवाइडेड बाय 50 यानी P0 प्लस ग्रोथ वापस ऐड होगी ओवरऑल में। सो 0.05 सो 0.088 प्लस 0.05 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स 13.8। सो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स।
एक और फॉर्मूला ले लेते हैं CAPM की अप्रोच से KR निकालने के लिए। सो KR निकालने के लिए सेम फॉर्मूला वही, RF की जगह 7% रख दिया, बीटा की जगह 1.2, RM की जगह RM माइनस RF डायरेक्ट ही दे रखा है इसमें, तो 6% रख दिया, तो KR आ गया हमारा 14.2। सिंपल सा था। सो डेट्स इट। ये था हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।